हेलो, गुड इवनिंग गाइस। तो अ, मेरा नाम है ऋषभ। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। इसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। इससे पहले कोई बताएगा रिमोट सेंसिंग और जीआईएस से क्या समझते हो? हम्म, बताओ। कोई ऐसा वो नहीं है, एकदम चिल अप्लाइड सब्जेक्ट है, आराम से इंटरेक्ट करके अच्छे से समझेंगे इसको। बोरिंग थ्योरी जैसा बताने का कोई वो नहीं है। तो जितना इंटरेक्ट करोगे उतना इजी होगा तुमको समझने में। बताओ कोई कुछ भी। रिमोट सेंसिंग से क्या समझते हो? जीआईएस का भी नाम सुना है? हाँ या नहीं, कुछ भी। सर, रिमोट सेंसिंग एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर हमें किसी चीज को सेंस करने के लिए थ्रू सैटेलाइट्स बिना उसके फिजिकली कांटेक्ट में आए उसे सेंस करके उसकी स्टडी के लिए यूज करते हैं। एंड जीआईएस स्टैंड फॉर जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, यूज इन जस्ट लाइक मैपिंग एंड ऑल अबाउट। तो आपने बोला कुछ टर्म्स लिए, एक था सैटेलाइट, एक था सेंस, और क्या था? उसके प्रॉपर्टीज, राइट? और कोई कुछ इनपुट देना चाहेगा? इनके में से मैंने ये तीन इनपुट्स निकाले हैं, इनके जो डेफिनेशन। और जीआईएस था जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। और कोई कुछ इनपुट देना चाहेगा? अरे कोई सही नहीं होगा, कोई गलत नहीं होगा। बताओ। राहुल, बताओ बताओ, कुछ भी बोलो। हाँ या ना, नहीं आता, कुछ भी बोलो। अंशुमान, लव। हम्म। किसी टारगेट को विदाउट फिजिकल कांटेक्ट में आकर उसको समझना ही रिमोट सेंसिंग का काम है। ओके, विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। और कुछ? देखो, नए नए चीजें पता चल रही है ना, काफी नए नए टर्म्स आ रहे हैं, काफी चीज। या तो कुछ सीखोगे या फिर सही होगे। गौरव, रुद्र, बोलो बोलो। ऐसे तुम लोग बच्चे थोड़ी हो, तुम लोग को एक एक अटेंडेंस लेना पड़ेगा। ट्राई करो। क्या समझ आ रहा है? रिमोट मतलब क्या समझ रहे हो? सेंसिंग मतलब क्या समझ रहे हो? ये फोटो बैकग्राउंड में देखो, इतना बड़ा दिया हुआ है, इतना मेहनत करके बनाया है, कम से कम मुझसे तो कुछ आइडिया लगाओ। हाँ? प्रसन्नजीत, मौसमी, चलो कोई बात नहीं। ठीक है। तो तुम सबने जो भी बोला है सब ठीक है। बट थोड़ा और कुछ ऐड करते हैं, एग्जैक्टली चीज क्या है समझते हैं, ठीक है? तो पहले जिसने बोला सैटेलाइट, तो रिमोट सेंसिंग जो है वो हम समझते हैं। पहले रिमोट क्या होता है? रिमोट मतलब क्या होता है? ये तुम्हारा कोर्स का कंटेंट है। पहले हम वो तुम्हारा जो सिलेबस है उसमें से निकाला है। पहले सिस्टम समझेंगे क्या होता है, सेंसर समझेंगे, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी समझेंगे क्योंकि वो बहुत जरूरी होता है रिमोट सेंसिंग को अप्लाई करने में। फिर प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, फिर रिजोल्यूशंस किसको बोलते हैं, उसके बाद मिनरल्स और रॉक्स का स्पेक्ट्रा। ये सब चलो बहुत बड़े बड़े टर्म्स है, बहुत नए नए टर्म्स होंगे। तो आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि क्या कैसा है। तो पहले देखते हैं रिमोट सेंसिंग सिस्टम। उससे पहले देखते हैं रिमोट क्या होता है और सेंसिंग क्या होता है। ठीक है। रिमोट का मतलब क्या है? रिमोट बोलते ही हमारे दिमाग में क्या आता है?
टीवी का रिमोट। सर रिमोट यानी जो एरिया जहाँ पे हम पहुंच नहीं सकते, यानी कि जो मतलब जहाँ पे वी कैन नॉट रीच। कांट रीच, ओके। और कोई कुछ? ओके, तो रिमोट एक्चुअली क्या होता है? तुमने टर्म्स सुने होंगे, रिमोट लोकेशन, रिमोट सर्वर, रिमोट वर्क। कभी अगर देखे होगे कहीं पे कुछ पढ़ा होगा तो वर्क फ्रॉम होम होता है, वर्क रिमोटली जो बोलते हैं। तो रिमोट होता है कि हम उस जगह पे, जिस जगह की बात हो रही है उस जगह पे प्रेजेंट नहीं है, हम कहीं और है और हमारा जो काम है यहीं बैठे बैठे, यहाँ पे वो जो काम है वो हो जा रहा है यहीं बैठे बैठे, तो उसको कहते हैं रिमोट। उसका अगर हम डेफिनेशन देखें, फार अवे फ्रॉम वेयर द पीपल लिव, तो ये तो चलो गूगल का डेफिनेशन है, ये अदर पीपल को हटा दो, तो ये एक टर्म दिख रहा है फार अवे। और जैसे भी तुम ये देखोगे, ये अपना जो रिमोट वाला टीवी और रिमोट का जो कॉम्बिनेशन है, इसको टीवी रिमोट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम बैठे बैठे अपनी जगह से ही यहाँ पे चीजें चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, चैनल्स चेंज कर सकते हैं, या फिर मतलब एप्लीकेशन, अभी एंड्रॉइड टीवी में एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन पे जंप कर सकते हैं। तो रिमोट इसलिए बोलते हैं कि टीवी को हम रिमोटली कंट्रोल कर रहे हैं। रिमोटली कंट्रोल कर रहे हैं का क्या मतलब है कि दूर से, जो बिना हम डायरेक्टली उसको जाके प्रेस कोई किए बटन, यहाँ पे हम इधर से ही कंट्रोल कर रहे हैं। तो जैसे रिमोट लोकेशन ऐसा उसको बोलते हैं जो लोकेशन हम जाते नहीं है, जहां पे जिसको इनएक्सेसिबल, जो कांट रीच आपने बोला, इनएक्सेसिबल लोकेशंस। मतलब जैसे मान लो हिमालय का पहाड़ी हर कोई तो नहीं चढ़ सकता, कुछ कुछ लोग ही चढ़ सकते हैं। फिर हो गया समुंदर का पूरा अंदर, कोई नहीं, हर कोई अभी तक मतलब हर कोई नहीं जा सकता, सिर्फ अभी कोई ह्यूमन नहीं जा सकता क्योंकि उतना प्रेशर वो झेल नहीं पाएगा। फिर है अपना बहुत घना जंगल है, वहां पे जंगल झाड़ी, रोड वगैरह ऐसे नहीं होंगे कि वहां पे हम जा सकते गाड़ी लेके या फिर खुद पैदल। तो इसलिए उन लोकेशंस को हम रिमोट लोकेशंस बोलते हैं। अब लेकिन हमको मान लो इसके बारे में कुछ पता करना है, इस जगह के बारे में जहां हम जा नहीं सकते, तो क्या किया जाए? तब हम क्या करते हैं, तब हम कुछ डिवाइसेस का हेल्प लेते हैं। तो रिमोट मतलब हो गया जो दूर है, ठीक है। और सेंस किसको बोलते हैं? अगर हमारे बॉडी में देखा जाए तो हमारे पास 5 सेंसेस है। एक देखने की शक्ति, सुनने की, एक टेस्ट करने की, एक टच करने की और एक स्मेल की। तो इससे हम पता कर सकते हैं, मान लो एक खाना रखा हुआ है, हम बिना उसको टच किए पता कर सकते हैं उसके स्मेल से कि कौन सा खाना है, गर्म है, ठंडा है, कैसा है, उसको हम टच करके या दूर से फील करके बता सकते हैं। टेस्ट हम कुछ खा के बता सकते हैं, आंख में पट्टी बंधा हो फिर भी। और कोई चीज हम अगर दूर से देखते हैं तो हमको पता चलता, अच्छा ये ऑब्जेक्ट ये चीज है। तो हम उसका क्या करते हैं, लाइट हमारे अंदर जाता है, उसका रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे आंखों के अंदर, ब्रेन फिर प्रोसेस करता है। तो एग्जैक्टली आंख क्या करता है, लाइट वेव्स लेता है और बाकी अपनी अपनी जगह पे वो यूज करते हैं बाकी वेव्स। सो जो भी ये लोग यूज करते हैं, मतलब मीडियम जो यूज करते हैं, वो कैसे आता है, वेव्स की तरह आता है, ठीक है। वेव्स की तरह आता है, ये रिसीव करते हैं। तो ये सेंसर क्या होता है, एक रिसीविंग साइड में होता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मेनली क्या, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक रिसीवर होना चाहिए। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये रिसीवर होना चाहिए। अब ये रिसीव करके खुद तो नहीं बता पा रहा है, इसको फिर ब्रेन के पास भेजना पड़ रहा है। फिर एक प्रोसेस करने वाला होना चाहिए, प्रोसेसर होना चाहिए। तो इससे हम क्या करते हैं, एक अभी सिस्टम एक डिजाइन हो गया हमारा, सेंसिंग का सिस्टम।
अब अगर हम इस रिसीवर और सेंसर, इस रिसीवर या सेंसर को हम इसके पास ले जाके इसको फिजिकली टच करके, हम जैसे कि टच करके मतलब क्या, थर्मोमीटर, थर्मोमीटर एक सेंसर है, किसका सेंसर है बताइए क्या? टेम्परेचर। टेम्परेचर। हो गया क्या? बोलो बोलो। जी सर, टेम्परेचर, हीट। टेम्परेचर। टेम्परेचर। तो थर्मो टेम्परेचर सेंस करता है। इसको हम लोग कैसे करते हैं, या तो बगल में लगाते हैं, हेलो हेलो। हाँ सर। यस सर। शायद मेरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया था। तो आप लोग, तो मैंने मतलब कहाँ पे मुझे लूज किए, कहाँ पे थे हम लोग? हम्म? कहाँ पे थे तो मतलब दिक्कत हुआ नेटवर्क, तो बताओ बताओ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो, खुद के लिए देने जा रहे हो, थोड़ा खुद से इंटरेस्ट दिखाओ, तब ना समझोगे, बिना समझे इसको यहाँ पे जितना पढ़ लोगे ना, तुमको बाद में पढ़ने का उतना जरूरत नहीं होगा, या अगर सुनोगे ठीक से तो। इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट मारने की कोई जरूरत नहीं है, मगर सुनो तब अच्छा है, वरना कोई बात नहीं। सर सेंस के बाद कुछ सुनाई नहीं दिया, मतलब कुछ आवाज नहीं आता। हाँ, सेंस के बाद समझा नहीं, मतलब वो कैमरा वाला एग्जांपल हो गया था। नहीं सर, कैमरा वाला नहीं सुनाई दिया। ओके, तो मतलब कैमरा वाला वो दिखा था कि डायग्राम वहां था। नहीं सर, नहीं, नो नो नहीं। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर तक थे हम लोग। जी सर, सही सर, थर्मोमीटर हाँ भी। ओके। तो थर्मोमीटर से मैं क्या बता रहा था कि थर्मोमीटर जो है वो क्या करता है, या तो हम लोग, ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, या तो हम लोग आर्मपिट पे लगाते हैं थर्मोमीटर को, या फिर जीभ के नीचे लगाते हैं। तो क्या करता है थर्मोमीटर, क्या सेंस करता है, टेम्परेचर। तो जब थर्मोमीटर सेंस करने के लिए, वो जो सेंस मतलब क्या है, टेम्परेचर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है कि कितना है टेम्परेचर, वो क्वांटिफाई करता है। जो हम लोग, अगर कोई बॉडी को अपने हाथ से, तुम अगर किसी को बुखार है तो अपने हाथ से टच करो तो तुमको पता चलेगा वो गर्म है, मतलब कितना गर्म है, उसका क्वांटिटेटिव जो फिजिकल क्वांटिटी है, कितना कितना जो अमाउंट है, तो वो बताता है, ये एक सेंसर जो कि थर्मोमीटर होता है। तो थर्मोमीटर
क्या करता है बॉडी को, लेकिन वो टच करता है। तो क्या ये रिमोट सेंसर हुआ? इसको बोल सकते हैं क्या रिमोट सेंसर? नो सर, क्योंकि ये तो फिजिकल कांटेक्ट में आ जा रहा है। बिल्कुल, बिकॉज ये फिजिकल कांटेक्ट में है, फिजिकल कांटेक्ट में है, इसको हम रिमोट नहीं बोल सकते। लेकिन एक कैमरा अगर देखा जाए, कैमरा क्या करता है कि फोटोग्राफ लेता है। फोटोग्राफ किसका लेता है? एक ऑब्जेक्ट है। अब इसका ये कोई लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है और ये क्या करता है, उस लाइट को कैप्चर करके एक फिल्म में कैप्चर कर लेता है, पेस्ट कर लेता है, समझ लो। तो ये क्या कर रहा है, ये लाइट इंफॉर्मेशन, लाइट को क्वांटिफाई करके हम लोग जो बोलते हैं 10 मेगापिक्सल, 20 मेगापिक्सल, अभी 108 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल आ गया S23। तो इसका मतलब क्या है? मेगा मतलब होता है 10⁶। तो 200 इंटू 10⁶ पिक्सल्स। पिक्सल्स किसको बोलते हैं कि अगर तुम मान लो एक जैसे मान लो हमारा कोई भी मैटर क्या होता है? एटम से बना होता है। या फिर मान लो एक क्रिस्टल हो गया, तो क्रिस्टलोग्राफी पढ़े होगे, थियोलॉजी। तो क्रिस्टल क्या होता है? एक यूनिट सेल से बनता है। अब यूनिट सेल क्या होता है? रिपीट होता है बार बार। इसका जो स्ट्रक्चर है ये टोटल का वही स्ट्रक्चर है। तो वैसे क्या होता है, ये फोटोग्राफ जो तुमको यहाँ पे इमेज दिख रहा है, ये एक ऐसे छोटे 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 बहुत सारे यूनिट से बना हुआ है, जिसको हम जितना जूम करेंगे हम उसको देख सकेंगे। जितना जूम करेंगे हम उसको, होपफुली ये और जूम नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे देखो, इस जगह पे थोड़ा थोड़ा ब्लर होना चालू हो रहा है। यहाँ पे अगर देखोगे लेटर में जी का साइड में एस स्क्वायर टाइप दिखना चालू हो रहा है। तो ये क्या बोलते हैं? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है इमेज का, उसको बोलते हैं पिक्सल। और पिक्सल क्या करता है? एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन कि या इस ऑब्जेक्ट से जो एनर्जी आ रहा है, इस जगह पे कितना आ रहा है, इस जगह पे कितना आ रहा है, इस जगह पे, तो हर जगह पे कितना आ रहा है वो इतना एनर्जी एक एक पैकेट में ऐसे स्टोर करेगा। तो जब फाइनली हमको रिजल्ट मिलेगा, वो कुछ ऐसे कलर के हिसाब से दिखेगा। तो वो एनर्जी को फिर वो कलर में कन्वर्ट करेगा और हमको एक इमेज मिलता है। तो कैमरा जो फोटो लिया, उसके लिए हमें क्या उस ऑब्जेक्ट को जाके टच करने का जरूरत हुआ? हम लोग क्या उस कैमरा को फेंक के मार दिए, उसके ऊपर पटक दिए, तो दूर से ही हम लोग सेंस कर लिए। तो क्या होगा? ये होगा रिमोट सेंसर। होगा नहीं होगा? हाँ सर, होगा। होगा। तो हाँ, इतना समझ में आया सबको अभी तक जितना बताया? हाँ सर। ठीक। तो ये हो गया नॉर्मल तुम्हारे समझने लायक, और ये हो गया बुकिश डेफिनेशन अगर तुमको देखना है। तो रिमोट सेंसिंग इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट और फीचर विद ब्ला 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 ब्ला। ये हो गया। तो कैसे होता है? सेंसर से किया जाता है, जैसे कि कैमरा, रडार, लाइडार और बाकी कुछ अदर डिवाइसेस है जो हम देखेंगे आगे। ठीक है, इतना क्लियर है? रिमोट सेंसिंग किसको बोलते हैं? सबको क्लियर है? जी सर। ओके। तो ये है हमारा एक सिस्टम है, ये हमारा टारगेट है, एक सेंसर है। ये क्या करता है? ऐसे एक टिपिकल सिस्टम है जो कि भेजा जाता है। ये हमारा ब्रेन हो गया। अगर हम देखें इसको, अगर मान लो आई समझ ले, आई, और यहाँ पे एक टारगेट है, ये ऐसे लिया, ब्रेन में दिया, प्रोसेस किया। तो प्रोसेस तो हमारा ब्रेन तो स्मार्ट है, कर लेता है, लेकिन अब कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि क्या प्रोसेस करना है। तो उसके लिए एक आदमी लगता है। तो ये इंसान बताता है क्या प्रोसेस करना है, और इंसान कैसे बता पाएगा ना? एक सॉफ्टवेयर लगेगा। तो सॉफ्टवेयर जो होता है, एक GIS इज काइंड ऑफ ए सॉफ्टवेयर, जो प्लेटफॉर्म बोलते हैं, जिसके मदद से हम इसके डेटा को लेकर कुछ हम अपने यूज का काम कर सकते हैं। तो ये जो, अब इसको अंधेरे में हम अगर सेंस करने जाए कोई भी ऑब्जेक्ट, तुम अगर कोई अंधेरे रूम में जाओ तो तुमको कुछ दिखता है क्या? नहीं दिखेगा ऑब्वियसली। तो तुम्हारे आई को या किसी सेंसर को एक टारगेट से कुछ इंफॉर्मेशन लेने के लिए उससे एनर्जी आना चाहिए उसके पास। तो ये एनर्जी या तो ये सेंसर खुद भेजेगा, जो कि बहुत रेयर होता है कि खुद प्रोड्यूस करने वाले बॉडीज क्या होते हैं? स्टार्स ही होते हैं।
खुद एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले बॉडी स्टार्स होते हैं, या बायोलुमिनेसेंस से कुछ कुछ कीड़े मकोड़े जुगनू वगैरह हो गए खुद प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी। ठीक है, तो प्रोड्यूस तो नहीं बोल सकते, कन्वर्ट करते हैं लोग। तो ये जो हो गए हमारे टारगेट जो हो गया, ये इसमें और एक क्या चीज हो सकता है, ये सेंसर जो है, सेंसर क्या कर सकता है, इसको एक सिग्नल भेज सकता है जो कि यहाँ से टकरा के वापस आ सकता है कि नहीं। तो ये सेंस करेगा कि यहाँ से मेरे को भेजने में, इसको पता है कितने स्पीड से वो सिग्नल भेज रहा है, और इसको पता है कितने टाइम में ये वापस आया। ठीक है, इस सेंसर को पता है कि इसका वेलोसिटी कितना है। फिर जब रिटर्न आया तो इसने देखा मैंने इतने सपोज x टाइम पे भेजा था और ये x1 टाइम पे वापस आया। तो यानी जाने आने में अगर कोई बीच में कोई रुकावट नहीं है तो क्या हो गया, x1 प्लस x2 सॉरी x प्लस x1/2, क्योंकि ये x अगर रुकावट नहीं है तो इसका जो टाइम लगेगा जाने में उतना टाइम आने में भी लगेगा। तो ये दोनों सेम है। चलो तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के टर्म में इसको t करते हैं, इसको t1 करते हैं, t1 और t2 करते हैं। ठीक है, तो t1 और t2 का ये इसको जाने में जितना टाइम लगा, इस जो वेव है या फिर जो एनर्जी ये भेज रहा है, और ये यहाँ से टकरा के आने में उसको सेम एनर्जी लगना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल नहीं है तो सेम टाइम लगना चाहिए इस एनर्जी को आने में। तो यहाँ से जो जाने का टाइम है, आने का टाइम है, दोनों सेम होगा। तो इसको पता चल जाएगा कि इसका डिस्टेंस कितना है, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम पता है हमें, वेलोसिटी ऑलरेडी पता है क्योंकि हम ही भेज रहे हैं, तो कितने वेलोसिटी से भेज रहे पता है, तो हमें पता चल जाएगा इतने डिस्टेंस में है वो। तो मान लो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट ऐसा ऐसे रहा, तो यहाँ पे हमारा सेंसर रहा, तो इधर भेजेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, इधर भेजेगा तो कम टाइम लगेगा। तो पता चल जाएगा ये हाइट ऊपर है, तो इस हिसाब से हम एलिवेशन निकाल सकते हैं। मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आप लोग को, इसमें अभी उतना आप लोग बस समझिए कि क्या होता है, कैसे होता है। हम डिटेल में ये सब देखेंगे बाद में। तो ये अंदर ये ऐसे हो गया, या फिर क्या करेगा, यहाँ पे एक सोर्स है लाइट का, एनर्जी का सोर्स है, जो कि हमारा अनएंडिंग सोर्स अभी तक सूरज है। सनलाइट में क्या है, ये लाइट यहाँ पे रेडिएट करके आएगा या टारगेट से टकराएगा, और ये क्या करेगा, ये चारों ओर ऑब्वियसली स्कैटर करेगा लाइट। तो इसके पास जो भी लाइट आ रहा है ये उसको कैप्चर करेगा और पता करेगा इसके बारे में। सिर्फ हाइट वगैरह नहीं, फिर बाकी भी फीचर्स है जो कर सकता है, जो कि देखेंगे। इतना क्लियर हो गया रिमोट सेंसिंग का सारा जो सेटअप है, कैसे किया जाता है। हेलो, वॉइस वगैरह क्लियर आ रहा है? हाँ सर। जी सर, क्लियर आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सेंसर्स क्या है, सेंसर्स के बारे में सिस्टम आ गया। रिमोट सेंसिंग से हमारा पहला क्या था, रिमोट सेंसिंग सिस्टम। सारे सिस्टम के बारे में समझ आ गया क्या होता है सिस्टम। ठीक है, तो अब देखते हैं सेंसर। सेंसर्स क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया था कि या तो ये सैटेलाइट होगा, या मतलब एक सेंसर होता है सैटेलाइट। तो सैटेलाइट क्या करेगा, या फिर कोई सेंसर हमारा भेजेगा कोई डेटा, कोई एनर्जी, और वो एनर्जी यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा इसके पास। तो वो पता चल जाएगा कि कितना एब्जॉर्ब कर लिया एनर्जी, या फिर टोटल रिफ्लेक्ट कर लिया, या फिर उसके बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिल जाता है। तो जो सेंसर खुद से एनर्जी भेज के उसको सेंस करता है कोई ऑब्जेक्ट, उसको एक्टिव सेंसर बोलते हैं, क्योंकि ये एक्टिवली कर रहा है, खुद से कर रहा है। और जैसे हम इंग्लिश में देखते हैं एक्टिव सेंटेंस, पैसिव सेंटेंस। पैसिव इसमें देखो क्या होता है, पैसिव होता है जब दूसरा कोई उसको फीड कर रहा है दूसरे जगह से। जैसे एक्टिव सेंसर, आई एम ऋषभ, ये हो क्या, मैं खुद बोल रहा हूं। ठीक है, और पैसिव क्या हो जाएगा अगर दूसरी तरीके से बोला जाए। ठीक है, आई एम टीचिंग नाउ, टीचिंग नाउ। और दूसरा हो गया टीचिंग इज बीइंग डन बाय मी।
तो यहाँ पे फोकस क्या है, टीचिंग पे, लेकिन यहाँ पे फोकस क्या है, मेरे पे, कि आई एम टीचिंग। यहाँ पे टीचिंग इज बीइंग डन। तो ये क्या हो गया, ये एक्टिव सेंटेंस बोलते हैं, ये पैसिव सेंटेंस बोलते हैं। मतलब क्या, ये खुद से हो रहा है, मतलब मैं खुद बोल रहा हूँ। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टीचिंग इज बीइंग डन बाय मी, और यहाँ पे इस सेंटेंस से ऋषभ। ठीक है, तो ये तीसरा बंदा भी कोई बोल सकता है ये सेंटेंस, तो ये हो गया पैसिव सेंटेंस। तो इस हिसाब से सेंसर्स का भी जो है वो एक्टिव सेंसर और पैसिव सेंसर, ये समझ में आ गया। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं रडार, लाइडार, सोनार। रडार क्या करता है, रेडियो वेव्स भेजता है। जैसे हम लोग प्लेन में अगर कोई मूवी देखे होंगे, कोई जेट प्लेन या फाइटर प्लेन जिसमें, या फिर कोई भी प्लेन का कॉकपिट का वो देखे होंगे, तो यहाँ पे ऐसे प्लेन्स आ रहे, ये हमारा लोकेशन है, यहाँ से प्लेन्स आ रहे हैं और ये ऐसे घूम रहा होता है, ऐसे देखे हो कोई भी। ग्रीन कलर का मेजरली होता है, ऐसे लाइट घूम रहा होता है, स्कैन कर रहा होता है, तो इसको बोलते हैं रडार। रडार मतलब ये एक वेव भेजता है, और यहाँ से मान लो तुम यहाँ पे हो, तुम्हारा प्लेन है, और यहाँ से एक दुश्मन का प्लेन आ रहा है, तो यहाँ से तुम एक सिग्नल भेजे और यहाँ से टकरा गया, ये पीछे नहीं गया, फिर वो वापस आया, तो तुमको पता चल जाएगा यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। तो हवा में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं, और ये इतना छोटा छोटा प्लेन के साइज का पंछी को तो पकड़ेगा नहीं। तो ये क्या होता है, पता चल जाता है कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो आ रहा। मान लो फिर ये यहाँ पे आ गया, तो ये इसका सिग्नल यहाँ से आएगा, तो पता चल जाएगा कि ये यहाँ पे आ रहा है। तो ये हो गया रडार। लाइडार होता है जिससे, ये रडार में हम रेडियो वेव्स भेजते हैं, इसीलिए उसका नाम है रेडियो वेव्स एंड रेडियो एनालिसिस एंड रेंजिंग, रेडियो नेविगेशन एंड रेंजिंग। और लाइडार होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंज, तो इससे हम लाइट वेव्स भेजते हैं। और सोनार होता है साउंड वेव्स का, जो शिप में होता है। ये समझ में आ गया सेंसर्स के बारे में। रडार हम कहाँ पर यूज करते हैं? राडार फ्लाइट, कौन सा लाइडार सर? लाइडार, हाँ, लाइडार भी ऐसे सैटेलाइट में हम कोई भी मैपिंग के या फिर लैंड यूज पे, जैसे जीआईएस में यूज करते हैं लाइडार। लाइडार जीआईएस में भी यूज करते हैं, और लाइडार इसमें भी तुम लेजर सेंसर जो होते हैं वो सब लाइडर्स होते हैं। जैसे मान लो कोई स्पाई मूवी देखे होगे, जो मतलब यहाँ पे एक लेजर होगा और कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, म्यूजियम में कोई चोरी करने जा रहा होगा, तो ये लाइट को ब्लॉक कर दिया तो अलार्म बजने लगता है, तो वो लाइडर हो गया। तो वो एक अलग काइंड ऑफ लाइडर है, वो मतलब इसमें जियो स्पेशल सेंस में इसको यूज नहीं, मतलब, लेकिन वो लाइडर है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेंज मतलब क्या होता है, रेंज मतलब डिस्टेंस। अगर तुम देखे होगे हमारा ये क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन, याद आया, बॉल फेंकते हैं ये जाता है, ये हाइट है, ये क्या होता था, ये हमारा रेंज था, कितने दूर तक जा। तो हम बता सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट हमारे सेंसर से कितना दूर है बाय मीन्स ऑफ लाइट। लाइट से डिटेक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट का रेंज कितना है, इसलिए लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, हाँ सर। तो सेंसर्स के बारे में क्लियर हो गया। एक्टिव सेंसर, पैसिव सेंसर क्या होता है। जैसे ये कैमरा हो गया, कैमरा के लिए क्या चाहिए तुमको, अरे अंधेरे रूम में थोड़ा लाइट नहीं आ रहा है, हमको थोड़ा बाहर जाना चाहिए, या शाम को अगर बढ़िया मौसम होता है, अरे इस मौसम में बढ़िया फोटो आएगा, करते हो कि नहीं। तो कैमरा भी क्या करता है, बाहर का लाइट वो करता है, डिटेक्ट करता है। लेकिन अभी हाँ, वो अगर तुम फ्लैश का कॉन्सेप्ट डालोगे तो भी वो एक तरह से पैसिव ही होगा। अगर फ्लैश का कॉन्सेप्ट डालेंगे तो क्या होगा, फ्लैश में क्या होता है, एक अलग से डिवाइस है, ये कैमरा इधर है, फ्लैश इधर है, तो ये फ्लैश एक उस पर रोशनी डालता है, उसके बाद ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कैप्चर करता है। ये कैमरा खुद से नहीं एक वेव भेजता है, समझे। तो इसका सेंसर अलग होता है और फ्लैश अलग होता है। तो ये भी एक पैसिव सेंसर हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं, बाकी इनके बावजूद रिमोट सेंसिंग में क्या होता है, हम सेंसर जो है एक एक्टिव और पैसिव किस हिसाब से किए, उसके वेव को मतलब क्या चैनलाइज करने पे, ये खुद भेज रहा है या अलग से ले रहा है। तो और हम लोग सेंसर्स को किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं कि कितने पार्ट का वेवलेंथ वो डिटेक्ट कर रहा है।
कि जैसे हम आगे देखेंगे कि हमारा जो सनलाइट है, जैसे हम विपक्योर रेनबो में आता है, विपक्योर मतलब क्या, या वायलेट है, वायलेट है या रेड है। तो कोई कोई सेंसर्स होते हैं जो सिर्फ इतने जगह, इतना एनर्जी, इतने वाले जो विंडो है इसके एनर्जी वो सेंस कर सकते हैं। कोई कोई सेंसर्स होते हैं सिर्फ इतने, इस रेंज का एनर्जी, इस वेवलेंथ रेंज का एनर्जी कर सकते हैं। तो कुछ कुछ होते हैं जो एंटायर रेंज कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हम क्लासिफाई कर सकेंगे रिमोट सेंसर्स को। तो मेनली लेकिन एक्टिव और पैसिव होता है, तुम्हारे अभी फंडामेंटल नॉलेज के लिए यही होता है मेनली। तो रिमोट सेंसिंग का यूज कहाँ होता है? जैसे अभी देखो एग्रीकल्चर में होता है कि हम देख सकते हैं कि हमारा क्रॉप, ठीक है, अगर हम देखा जाए कि यहाँ पे व्हीट है, यहाँ पे हम लोग इसको 4 भाग में अपने खेत को डिवाइड कर दिया, यहाँ पे राइस है, यहाँ व्हीट है, यहाँ पैडी है, यहाँ पे शुगर केन समथिंग, ठीक है। तो हम जान सकते हैं रिमोट सेंसिंग से कि हमारा इस पोर्शन में ना थोड़ा पानी की कमी है, तो हम जा सकते हैं यहाँ पे पानी का थोड़ा वो दे दो। और मान लो यहाँ पे हम जान सकते हैं यहाँ पे इंसेक्ट का अटैक हो रहा है, तो हमको बार बार वहां पे धूप में जाके देखने की जरूरत नहीं है, हम अपने ड्रोन्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो ड्रोन यहाँ पे क्या हो गया, एक सेंसर हो गया। तो याद है स्टार्टिंग में तुमने एक किसी ने बोला था कि सैटेलाइट से हम सेंस करते हैं, तो हमेशा सैटेलाइट नहीं होता है सेंसर्स। तुम्हारा कैमरा भी हो सकता है, ये फोन भी हो सकता है, ड्रोन भी हो सकता है, हेलीकॉप्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, एरोप्लेन्स भी हो सकते हैं। तो सेंसर्स कोई भी हो सकता है, मेजरली सैटेलाइट को हम लेते हैं इसलिए। तो सेंसर कोई भी डिवाइस हो सकता है जो वहां से एक एनर्जी कैप्चर कर रहा है ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ से हम देख सकते हैं पेस्टिसाइड कहाँ डालना है, सिर्फ मान लो इतने पार्ट में नहीं डालना है तुम, लेकिन देखोगे यहाँ पे हो रहा है तो सारा डाल दोगे। यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे सॉइल है इसका, इस सॉइल में मॉइस्चर कम हो जा रहा है, इसमें जो पानी चाहिए हमें वो पानी नहीं है, तो हम इसमें सिंचाई करेंगे, इसमें पानी डालेंगे फिर। तो इस हिसाब से हम एग्रीकल्चर में इसको यूज कर सकते हैं। फॉरेस्ट्री में मान लो फॉरेस्ट फायर अभी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था 1-2 साल पहले, तो हम जान सकते हैं कि कितना पार्ट उसका इफेक्ट हुआ है बिना हम, अब इतना बड़ा जंगल है, अब यहाँ पे हम जाएंगे इतने छोटे से लोग, कितना ही मैप कर पाएंगे जाके कि अरे यार कहाँ है, किधर देखना। तो जब ऊपर से देखोगे सब कुछ, तो तुम इधर भी देख सकते हो क्या हुआ था, इधर भी एक ही बार में देख सकते हो, तो कंपेयर कर सकते हो कि। और रिमोट सेंसिंग से तुम क्या एक एडवांटेज है कि पहले कैसा दिखता था वो भी देख सकते हो, पहले ऐसा था और अब ऐसा दिख रहा है। मतलब पहले ये पार्ट भी ग्रीन था, ये पार्ट भी ग्रीन था, लेकिन अब ये पार्ट सिर्फ ग्रीन है, ये पार्ट थोड़ा ब्लैक हो गया, ऐश टाइप दिख रहा है, इसका मतलब ये पार्ट बर्न हो चुका है। या फिर फॉरेस्ट में मान लो कोई आके पेड़ काट रहा है, तो तुम देखोगे कि इतने, पहले कैलकुलेट कर लोगे एरिया तुम्हारा, एक स्टार्टिंग में एक सर्वे करोगे कि हमारे यहाँ पे इतने किलोमीटर स्क्वायर तक पेड़ है। फिर देखोगे अगली बार जब तुम कुछ साल बाद मॉनिटर करोगे तो इतना पार्ट गायब हो चुका है। ऐसे आंखों से देखोगे तो बहुत, कभी क्या होता है, मान लो कोई सातिर दिमाग से आया, यहाँ से थोड़ा सा ले गया, यहाँ से थोड़ा सा ले गया, यहाँ से थोड़ा, इतना छोटा छोटा तो तुम पकड़ नहीं पाओगे। लेकिन अगर तुम रिमोट सेंसिंग से इस एरिया को मैप करोगे, तो सेकेंड टाइम जब मैप करोगे तो तुम देखोगे कि इसका एरिया क्वांटिटेटिव तुमको एनालिसिस कर पाओगे कि इतना किलोमीटर स्क्वायर में था और अब इतना किलोमीटर स्क्वायर में है। तो तुम फॉरेस्ट का पता लगा सकते हो और तुमको ये भी पता लग जाएगा कौन कौन सा एरिया चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये होता है फॉरेस्ट्री में। फिर होता है एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग मतलब हो गया, मान लो तुम्हारा कोई भी पॉल्यूशन या फिर तुम्हारा फ्लडिंग, ठीक है, फ्लड हो रहा है, सुनामी आ रहा है, तो तुम देख सकते हो कैसे क्या हुआ, साइक्लोन आ रहा है तो कैसे क्या हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये सब तुम देख सकते हो, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग कर सकते हो। फिर क्या होता है अर्बन प्लानिंग। अर्बन प्लानिंग मतलब कि हम जानते हैं कि मुंबई और बैंगलोर में जब भी न्यूज देखोगे हमेशा बाढ़ आया रहता है। क्यों वहां पे जियोलॉजिस्ट, आई डोंट थिंक उतने अच्छे से कोई जियोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया होगा, जैसे ऋषिगंगा हुआ, जैसे अभी जोशीमठ हुआ, ये सब अगर प्लान करके अगर तुम
जियोलॉजिस्ट के सलाह से तुम प्लानिंग करके कि यहाँ पे एक ड्रेनेज जाना चाहिए, यहाँ पे रोड होना चाहिए, यहाँ पे इतने फ्लोर का बिल्डिंग होना चाहिए क्योंकि यहाँ का सरफेस वो है, यहाँ का लिथोलॉजी ये है। तो वो चीज लिथोलॉजी, कौन सा मिनरल यहाँ पे है, कौन सा टाइप ऑफ सॉइल यहाँ पे है, लैंड यूज कैसा हो रहा है, हेवी इंडस्ट्री कहाँ बिठाना है, तो ये अर्बन प्लानिंग कर सकते हैं हम रिमोट सेंसिंग के मदद से। और फिर है मेजर पार्ट आता है हमारा मेनली जियोलॉजी और अर्थ ऑब्जर्वेशन। मतलब क्या है, हम ओशन को मॉनिटर कर सकते हैं क्योंकि ओशन सबसे ज्यादा इनएक्सेसिबल होता है। अभी तो देखा जाए तो स्पेस से ज्यादा इनएक्सेसिबल ओशन ही है क्योंकि हमें पता ही नहीं है ओशन में क्या है, लेकिन स्पेस में बहुत कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो ओशन में क्या हो रहा है कि कहाँ पे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स है, कहाँ पे ज्यादा फिशेस है, तो हम फिशरमैन को बता सकते हैं कि इस एरिया में कल ज्यादा फिश आएंगे तो तुम यहाँ पे फिशिंग कर सकते हो, और इस वाले एरिया में रेयर फिशेस है तो तुम इनको मत फिश करना, तुम सिर्फ इसी एरिया में फोकस करना। तो ऐसे बहुत कुछ हम बता सकते हैं यहाँ पे, या फिर हम मॉनिटर कर सकते हैं कि कितना उसका क्लोरोफिल कंटेंट है, कितना उसका बाकी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, बाकी जो पैरामीटर्स है उसको मॉनिटर कर सकते हैं। इससे पता चल जाएगा कि ओशन हमारा एसिडिटी उसका बढ़ रहा है, पीएच उसका बढ़ रहा है या कम रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से ओशन को कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर को भी ऐसा कर सकते हैं। सर ओशन के अंदर जो मिनरल डिपॉजिट वगैरह हैं उनको भी, मतलब जो मैंगनीज नोडुल वगैरह जो मिनरल डिपॉजिट्स हैं उनको भी पता लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे आता है हमारा लिमिटेशन क्या होता है कि हम जो वेव्स है, अभी जब हम वेव्स पढ़ेंगे तो तुमको थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा कि हमारे जो वेव्स है जो हम भेजते हैं, जो लाइट से भेजते हैं या फिर क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पूरा जो होता है क्या होता है, एक रेंज होता है उसका, तो सनलाइट से आता है और सैटेलाइट भी उसी से भेजता है मतलब उसी वेव के रेंज को ही यूज करता है। तो जब ओशन सरफेस का हम बात करते हैं तो ये क्या हो गया, ये मीडियम वाटर मीडियम हो गया। वाटर मीडियम ये क्या, थोड़ा सा डेंसर मीडियम हो गया, और इसमें क्या होता है, पार्टिकुलेट मैटर होता है। तो हम अगर सैटेलाइट से अगर उसको सेंस करने जाए, ठीक है, तो यहाँ पे सन है, ये एनर्जी आएगा फिर ये भेज देगा, लेकिन सन का एनर्जी थोड़ा नीचे तक जाएगा क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट सरफेस और ट्रांसलूसेंट सरफेस होता है। ट्रांसपेरेंट तो नहीं बोल पाएंगे क्योंकि यहाँ बहुत सारे मैटर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे तैर रहे होते हैं। तो ये क्या होता है, सनलाइट का कुछ लेयर कुछ लिमिट तक ही जाता है, इसके नीचे नहीं जाता है। तो इतना एरिया को हम यूफोटिक जोन बोलते हैं, मतलब इतना एरिया तक ही सनलाइट पेनिट्रेट कर सकता है, और फिर ये रिटर्न जब आएगा फिर यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ से बहुत कम एनर्जी जाएगा। तो ये टोटल फिजिक्स की वजह से सैटेलाइट को डेप्थ की सेंस नहीं हो पाती है, और वो सिर्फ सरफेस का ही सेंस कर पाता है, सरफेस पे जो पर्टिकुलर। डेप्थ के लिए हमें अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करना पड़ेगा, वो भी रिमोट सेंसिंग के अंदर आएगा, लेकिन वो सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग में नहीं है। समझ में आया? डेप्थ के लिए हम अलग इंस्ट्रूमेंट्स उसको नीचे भेजेंगे। तो मेजरली अभी जैसे आर्गो करके आता है, ठीक है, आर्गो बायो जियोकेमिकल आर्गो, ये डिवाइसेस होते हैं, अगर इंटरेस्ट है तो देख लेना। उसको हम क्या करते हैं, यहाँ भेजते हैं, ये नीचे जाता है, मेजर करता है, ऊपर आता है, सैटेलाइट को डेटा भेजता है, सैटेलाइट से हमें आता है। तो ऐसे हम मेजर करते हैं। तो ये भी एक काइंड ऑफ रिमोट सेंसिंग होगी। तो ऐसे ओशन हो गया। फिर होता है एटमॉस्फेयर में भी ऐसे देख सकते हैं कि कौन सा लेयर में कितना, मतलब CO2 किस लेयर में ज्यादा है, नाइट्रोजन किस लेयर में ज्यादा हो रहा है, या फिर टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं एटमॉस्फेयर का, कैसे डिक्रीज हो रहा है। ओजोन लेयर जो डिप्लीशन है वो हम देख सकते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो काफी चीजें हम एटमॉस्फेयर में स्टडी कर सकते हैं। अर्थ सरफेस, सरफेस में तो ऑब्वियसली कर ही सकते हैं। अर्थ सरफेस का हाइट नाप सकते हैं कि ये अगर कोई प्रोफाइल देखा जाए तो यहाँ माउंटेन है और यहाँ पे ओशन है, यहाँ पे इस एरिया को हम एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे हैं, इस एरिया को हम लेक वगैरह है, इस एरिया में हमारा कोई हाउसिंग है या फिर अर्बनाइजेशन है, बिल्डिंग्स है। तो ऐसे काफी अर्थ सरफेस के ऊपर भी स्टडी कर सकते हैं। तो यूजेस क्लियर हो गए? किसी को डाउट है इसमें यूजेस और क्या कुछ, मतलब किसी को और कुछ आइडिया आ रहा है या कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है?
बोलो बोलो, अरे हाँ नहीं कुछ भी बोलो। हाँ सर समझ आएंगे। समझ आ गया ना, ठीक है। तुम लोग प्रिपेयर प्रिपेयर कर रहे हो कॉम्पिटिटिव के लिए। अभी मैं तुम स्कूल के बच्चों से थोड़ी, सेमेस्टर वालों के जैसा या क्या तुम पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, इंटरेक्टिव रहो। ठीक है, नेक्स्ट पढ़े। ओके तो नेक्स्ट है, तो ठीक है थोड़ा देख लेते हैं। बुक लोकेशन इंफॉर्मेशन को कहाँ यूज कर सकते हैं, वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट मॉडल कर सकते हैं, डिजास्टर रेस्पॉन्स के लिए, और मिलिट्री के और इंटेलिजेंस ऑपरेशन में भी यूज होता है। जैसे एनिमी के पोजीशन हम ट्रैक कर सकते हैं, कैसा टेरेन है वहां पे, कैसे जाए। कारगिल वॉर में जैसे इतना ऐसा टेरेन है, यहाँ से जाएंगे तो पत्थर लैंडस्लाइड हो सकता है, यहाँ पे जाएंगे तो ये दिक्कत आ सकती है, तो उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। तो ये सब हम मैपिंग या फिर कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। फिर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। ट्रैफिक के लिए हम यूज कर सकते हैं, जैसे कैमरा, विजिलेंस कैमरा लगता है तो यहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक है, इसको छोड़ो, इसे रोड को खाली करो, फिर इधर छोड़ो। ऐसा होता है। आर्कियोलॉजी में हिस्टोरिकल साइट्स देख सकते हैं उसका, तो काफी चीज हम इसमें से देख सकते हैं। और अलग अलग सेंसर्स जो होते हैं अलग अलग, जैसे ऐसा नहीं है कि एक सैटेलाइट है तो हर चीज मॉनिटर कर पाएगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे ऑप्टिकल सेंसर होता है, वो क्या करता है, वेजिटेशन को इमेज कर पाएगा, लैंड यूज का चेंज मॉनिटर कर पाएगा। फिर रडार सेंसर जो होता है, ओशन करंट यूज करने में, मेजर करने में, कहाँ पे करंट का वेलोसिटी कितना है, सी आइस चेंज डिटेक्ट करने में यूज होता है। ऑप्टिकल सेंसर मतलब जो विजिबल रेंज में डिटेक्ट करता है, विजिबल रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम का। और रडार सेंसर मतलब रेडियो वेव्स से जो काम करता है। रडार हमारा एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव। एक्टिव सेंसर। तो रडार रेडियो वेव्स भेजता है, वहां से टकरा के आता है और वो डिटेक्ट करता है। तो अब ये जो बार बार मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ कि ये रेडियो वेव भेजता है, ये ऑप्टिकल सेंसर, ये इधर उधर, तो होता क्या है उसको थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं। ठीक है, ये सब तुम लोग ऑब्वियसली प्लस टू में 12th में पढ़े हो, लेकिन थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ तुम्हारा मेमोरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रो से क्या समझ आ रहा है? बोलो। इलेक्ट्रोवेव। जोर से बोलो, सुनाई नहीं दिया। इलेक्ट्रोवेव्स जनरेट होता है। इलेक्ट्रोवेव्स। और कोई सर कुछ बताओ इसमें क्या कर रहे हो? हाँ बोलो बोलो। कुछ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड होगा। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, कोई ना, रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। और कोई? और मैग्नेटिक से क्या समझ में आ रहा है? अरे बोलो, तुम लोग कहाँ? सर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा। ओके, नहीं ये देखो, ये सब सेमेस्टर वाला धंधा मेरे से नहीं चला है ना। यहाँ पे मैसेज वैसेज नॉट वर्किंग नहीं करना, ठीक है? कुछ बोल रहा है बताओ। माइक नॉट वर्किंग वाला वो नहीं करना, क्या ही है, सबको मालूम है, मैं भी स्टूडेंट हूँ। तुम लोग तो ऐसे बार बार वो करना पड़ रहा है, तुम लोग क्या ही सीरियस हो कि नहीं तुम लोग कुछ करने के लिए, कुछ समझने के लिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सर मैग्नेटिक एनर्जी होगा क्या? मैग्नेटिक एनर्जी होगा, ओके। देखो मैं क्यों पूछ रहा हूं तुम लोग को बार बार, मालूम है कि अगर या तो तुम जब गलत हो गए, तो जब यहाँ पे मैं ठीक चीज बताऊंगा ना, तो तुमको हमेशा के लिए वो गलत खत्म हो जाए। ये एक बार ट्राई करके तुम खुद पे एक्सपेरिमेंट करके देखो कि तुम कुछ गलत नहीं आता है, कुछ भी बोलो उसके रिलेटेड जो दिमाग में आ रहा है, तो तुम्हारा दिमाग थोड़ा दौड़ेगा। तो उसके बाद जब तुम गलत भी बोलोगे तो ओके ओके, उस दिन क्लास में मैंने ये चीज बोला था जो गलत था और उसका सही आंसर ये था। तो जब ऐसा क्वेश्चन दिखेगा
तो तुमको सही आंसर और गलत आंसर दोनों तुमको पता होगा। तो जो MSQs आते हैं कोई भी, तो तुमको पता होगा ऑप्शन ए क्यों होगा, ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा, समझे? इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ। और अगर सही होगे तो तुमको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ठीक है, मैंने सही जवाब दिया था, इसका आंसर ये था, मेरे को याद है। तो पार्टिसिपेट इसलिए करने बोल रहा हूँ, जब पार्टिसिपेट करोगे तो MSQ टैकल आराम से कर पाओगे। कॉम्पिटिटिव की तरफ से भी बोल रहा हूँ और समझने के लिए भी बोल रहा हूँ, ठीक है? तो तुम लोग सब कोई सही हो, थोड़ा और सही करते हैं, ठीक है? तो क्या होता है इलेक्ट्रो में, क्या होता है कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जब किसी में आता है, और मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक कंपोनेंट, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गया जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों प्रॉपर्टीज उसमें है। तो किसको कहते हैं? तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो रेडिएशन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सुने हम लोग, रेडिएशन क्या है वो भी सुनेंगे। तो देखो, जब लाइट होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट, एक हम एग्जांपल लेंगे तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्यों है वो? क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट कर सकता है वो, और वो एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर सकता है। मतलब कि तुम जब कोई वोल्ट मीटर या एम मीटर इसके पास लाओगे तो वो उसमें भी रीडिंग देगा, और एक मैग्नेट लाओगे तो उसको भी डिफ्लेक्ट करेगा। तो इसीलिए ये इलेक्ट्रो भी है और मैग्नेटिक भी है, समझे? जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है उसके वजह से इलेक्ट्रो, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो इसमें क्या होता है, ये तो हाँ ठीक है, जनरल बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है। ये वाला तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और फिर ये वाला तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा लाइट का डायरेक्शन। तो ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर है इससे। तो यही है, बताया गया और कुछ नहीं। फिर फ्रीक्वेंसी के बारे में एक इंपॉर्टेंट लाइन था तो मैंने उसको लिख दिया है कि फ्रीक्वेंसी किसमें, हर्ट्ज में होता है, और जो मीडियम के साथ चेंज नहीं होता। अगर तुम हवा से पानी में जा रहे हो तो तुम्हारा वेवलेंथ चेंज होगा लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? सपोज ये एक इतना बड़ा एरिया है, हमको मेजर करना है 1 सेकंड में कितना उसका वेव जा रहा है। तो अगर देखें कि ये अगर ऐसे वेव जा रहा है तो कितना हुआ, एक क्रेस्ट से दूसरा क्रेस्ट, तो ये 1 वेवलेंथ गया, ठीक है? अब हम देखेंगे एक और वेव छोड़ेंगे जो कि ऐसे जा रहा है, इसमें कितना वेवलेंथ है, 1 2 3 4, ये 4 वेवलेंथ का बराबर जा रहा है। तो फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा होगा इसमें? रेड वाले, सेकंड वाले का, रेड वाले का, ग्रीन वाले का फ्रीक्वेंसी कम होगा। तो यहाँ पे देखो, जिसका फ्रीक्वेंसी कम है उसका वेवलेंथ क्या है, देखो इतना बड़ा वेवलेंथ है उसका। वेवलेंथ मतलब वेव का क्रेस्ट, वो सब तो तुमको पता ही होगा। नहीं पता किसी को तो बताओ, मैं बताऊं, मतलब पूछ सकते हो, कोई वो नहीं। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता इसमें क्योंकि काफी लंबा कोर्स है, तो किसी को फिर भी चाहिए तो बता, बोल सकते हो, मैं बताऊंगा। चलो, तो सबको क्लियर है? तो वेव लेंथ देखो इतना बड़ा, लेकिन इसका वेव लेंथ देखो इतना छोटा है। तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, रेड वाले का देखो ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो वेवलेंथ कम है, और जब वेवलेंथ बढ़ जाता है तो फ्रीक्वेंसी तो वाइस वर्सा। इसी हिसाब से जब फोटोन, हम लोग फोटोन एक होता है लाइट जो का पार्टिकल होता है उसको फोटोन बोलते हैं। तो एनर्जी उसका क्या होता है, एच न्यू, न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, तो ऐसे ही एच सी बाय लैम्डा। तो अगर हम लोग इन दो इक्वेशंस को भी देखें, एच न्यू इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, एच एच कैंसल, और म्यू और सी, सी क्या होता है, सी कांस्टेंट होता है लाइट का स्पीड इन इनर्शियल टर्म, अगर हम रिलेटिविटी नहीं देखा जाए तो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, कि जब म्यू बढ़ेगा मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो वेवलेंथ कमेगा। जैसे यहाँ रेड वाले का फ्रीक्वेंसी बढ़ा है तो वेवलेंथ छोटा हो गया है। इतने ही एरिया में हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल। फिर एनर्जी क्या होता है, जूल्स में करते हैं। एच होता है, ये जो एच है इसको प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं, जो कि इतना वैल्यू होता है फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज वेवलेंथ।
ठीक है, ये रिकैप हो गया तुम्हारा, थोड़ा मेमोरी रिफ्रेश हो गया। ये देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसको बोलते हैं हमारा जितना भी वेव से जो भी नॉर्मली हम अभी तक जानते हैं, मतलब नेचर में मिलते हैं, वो सारे इसके अंदर आते हैं, इस पूरे टोटल स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं, किसी को आइडिया है स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? किसी को आइडिया कुछ? नहीं सर, थोड़ा बताइए। किसी को नहीं? चलो बहुत बढ़िया। तो स्पेक्ट्रम इसको बोलते हैं कि किसी चीज का पूरा, अगर सिंपल टर्म्स में देखा जाए, स्पेक्ट्रम होता है किसी चीज का A to Z, ठीक है, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो मान लो अगर तुम कोई कुछ और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, मान लो एक तुम कुछ सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई छोटा सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जो एक लिमिटेड कंटेंट का ही है, उसका एंटायर जो कोर्स कंटेंट है, एक पूरा A to Z, उसको बोलते हैं पूरा स्पेक्ट्रम। जैसे मान लो अमेजोन प्रोडक्ट में, अमेजोन है, वेबसाइट है, या फिर कोई छोटा सा शॉप है, उसमें देखोगे तो बिस्किट्स मिलेंगे कुछ, चलो एक अमेजोन बहुत बड़ा एग्जांपल हो गया, शॉप कोई छोटा सा किराने का दुकान दिखते हैं, बिस्किट मिलेगा, दाल मिलेगा, चावल मिलेगा, तो ये सब रहता है। तो बिस्किट में क्या है, तो बिस्किट का पूरा जो रेंज है, पूरा A to Z, किस टाइप का बिस्किट है, कितना प्राइस का बिस्किट है, मान लो उसमें गुड्डे है तो गुड्डे का कितना साइजेस में है, कौन कौन से फ्लेवर्स में है, तो ये टोटल जो हो गया गुड्डे का स्पेक्ट्रम हो गया। फिर गुड्डे का स्पेक्ट्रम में पूरा बिस्किट का एक स्पेक्ट्रम हो गया, तो उसका रेंज A to Z रेंज, वी कैन से दैट काइंड ऑफ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो पूरा रेंज है, उसको हम उसका स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। और हम उसको कैसे डिवाइड किए, मान लो हम अगर बिस्किट का ही एग्जांपल ले, तो हम डिवाइड करते हैं कि एक बड़ा बिस्किट पहले रहेंगे, उसके बाद सारे छोटे छोटे बिस्किट्स रहेंगे, या फिर नॉर्मल बिस्किट्स एक जगह रहेंगे, क्रीम वाले एक जगह रहेंगे। तो ऐसे हम डिवाइड करते, क्लासिफाई करते उनको। स्पेक्ट्रम्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को लेके। तो या तो वेवलेंथ में करो तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम होता जाएगा, जैसे वेवलेंथ बढ़ता जाएगा फ्रीक्वेंसी कम, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कुछ भी, मतलब वाइस वर्सा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा वेवलेंथ यहाँ पे दिया गया है माइक्रोमीटर्स में, तो यहाँ पे 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁹, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेवलेंथ कम रहा है, बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट? बढ़ रहा है। वेवलेंथ इज इंक्रीज। और यहाँ पे है, यहाँ पे एक तुमको डेमोन्स्ट्रेशन पे थोड़ा इमेज दिखाने के लिए ये डाला है कि रेडियो वेव्स देखो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उसका वेवलेंथ क्या हो रहा है, यहाँ पे इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर ये लास्ट में देखा जाए तो इतना ही है। तो वेवलेंथ क्या हो रहा है यहाँ, रेडियो वेव्स से गामा वेव्स तक जाने में क्या हो रहा है, वेवलेंथ इंक्रीजिंग। यहाँ पे वेवलेंथ ये देखो, यहाँ पे इतना बड़ा था और लास्ट में इतना बड़ा है, डिक्रीज हो रहा है ना वेवलेंथ। ये देखो रेडियो वेव्स में इसका वेवलेंथ मतलब क्या, दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है, सॉरी सर, तो डिक्रीज हो रहा है। तो जब डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, यहाँ पे सिर्फ 2 बार ही उसको क्रॉस कर रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो कितने बार क्रॉस कर रहा है इसको। तो इस हिसाब से उसको डिवाइड किया गया। तो अगर तुम कभी कंफ्यूज हो कि कैसे था सीरीज में, ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं ऑर्डर में डालने के लिए, तो जब कंफ्यूज हो गए तो बस याद रख लेना, यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे रेड है, मतलब यहाँ पे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, वेव, प्योर आ गया हमारा रेनबो। तो रेड जो है, रेड हम लोग टावर्स में लगाते हैं रेड, क्योंकि हम दूर से उसको देख सकते हैं। मतलब क्या है, जिसका वेवलेंथ बड़ा होगा, मान लो यहाँ पे एक बहुत भद्दा सा एग्जांपल दूंगा, लेकिन काम का एग्जांपल है, इसको तुम लोग दिमाग में नहीं बिठाना, इसको बस समझने के लिए यूज करना, ठीक है। कि सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये एक वेव हम छोड़ रहे हैं, अगर ये छोटा वेव होगा यहाँ टकरा जाएगा, ठीक है, लेकिन एक बड़ा वेव होगा वो क्या करेगा, ऐसे इसके ऊपर से चला जाएगा,
है कि नहीं? जी सर, चला जाएगा। चला Yes, जाएगा। sir. तो जी अगर यहाँ पे हम ब्लू लाइट को ऐसे छोड़ते तो उसका क्या है, वेवलेंथ छोटा है, तो क्या करेगा, यहाँ पे टकरा जाएगा और हम दूर में है तो हमको नहीं पहुंचेगा। लेकिन रेड लाइट जो है हमारे तक पहुंचता है, इसका मतलब क्या है, रेड लाइट का वेवलेंथ बड़ा है, समझे? तो रेड इसको अगर मैं हाँ, ये ब्लू लाइट जो है, ब्लू लाइट ऐसे रहता है, और रेड लाइट हमारा क्या होता है, पार्टिकल को क्रॉस करके आ सकता है हमारे पास। इसीलिए टावर्स में रेड लाइट्स लगाया जाता है, क्योंकि हम दूर से देख सकें। यहाँ जो हवा में जो पार्टिकल्स है, ये गलत एग्जांपल है लेकिन काम करता है, ठीक है? तो इतने ही याद रखो, बस जान लो कि रेड, तो जब देखोगे तुम स्पेक्ट्रम में ये सीरीज जब याद करोगे तुम, तो बस तुमको याद करने का जरूरत नहीं है किस ऑर्डर में याद कर रहे हो, बस ये याद कर लेना कि पहले क्या आता है। तो इसका एक मतलब अगर ट्रिक है तो अच्छी बात है, वरना गामा एक्सरेज अंडर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिकल रिसर्च, ठीक है? ऐसे याद कर सकते हो, या फिर तुम्हारा कुछ है तो बढ़िया है। तो यहाँ देखो गामा रे है, फिर एक्सरे है, फिर अंडर मतलब अल्ट्रावायलेट, वी मतलब विजिबल, फिर आई मतलब इंफ्रारेड। इंफ्रारेड कहाँ आएगा, ब्लू के पास आएगा, रेड के पास आएगा? रेड के पास है। रेड के पास आएगा, तो इसमें नाम में ही रेड। तो इंफ्रारेड का वेवलेंथ ज्यादा होगा रेड से या कम होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। तो ऐसा पता चला, क्योंकि ब्लू से देखो, ब्लू से रेड तक का हमको पता है, फिर ब्लू से पहले जो आएगा ऑब्वियसली ब्लू से कम होगा उसका वेवलेंथ, और ब्लू के रेड के बाद जो होगा ऑब्वियसली रेड से ज्यादा होगा। तो ऐसे हमारा वेवलेंथ इंक्रीज करता जाएगा, और जैसे वेवलेंथ हमारा इंक्रीज किया वैसे ही हमारा फ्रीक्वेंसी कम होता जाएगा। तो रेडियो वेव्स क्या होता है, रेडियो वेव्स इसलिए हमारा काम कर जाता है कि रेडियो वेव्स बड़े बड़े वेव्स होते हैं। ये देखो रेडियो वेव्स दिख रहा है, बड़े बड़े वेवलेंथ, और यहाँ पे गामा रेस को देखो इतने छोटे छोटे वेवलेंथ। तो इसीलिए एक्स वेव जो है, एक्सरे जो है, उसका बहुत कम वेव्स होता है, इसीलिए हम लोग उसको यूज करते कहाँ, एक्सरे जो हमारा निकालते हैं बॉडी का, वो बोन्स को है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता, यहाँ पे अटक जाता है, और जहां पे पेनिट्रेट करता है वहां पे वो लाइट दे देता है। तो और जहाँ पे बोन्स होते हैं वहां पे देखना डार्क शेड होता है, क्योंकि वो रे आके फिल्म में टच नहीं कर पाया। तो जहाँ पे डार्क होता है, मान लो ये बोन है तुम्हारा, यहाँ पे एक क्रैक है, एक्सरे यहाँ से पास हो जाएगा, तो तुम्हारा इमेज जो आएगा ऐसे क्रैक्ड इमेज आएगा, क्योंकि ये जगह बोन का है, रुक क्या होगा, और यहाँ पे बोन वाला जो गैप है वो दिख जाएगा। तो इसलिए एक्सरे को यूज किया जाता है। रेडियो वेव वहां पे यूज करने जाए तो ये बोन को भी पेनिट्रेट करे, मतलब बोन के पार हो जाता है, इसलिए नहीं करता। तो ऑल मैटर रिफ्लेक्ट, एमिट और रेडिएट, इन सब का क्या मतलब है? रिफ्लेक्ट मतलब कहीं से आया लाइट और बाउंस बैक किया। एमिट मतलब क्या हुआ, इसे प्रोड्यूस किया। और रेडिएट मतलब क्या हुआ, वेव्स जनरेट हुआ ऐसे। तो रेडिएट ए रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? किस टाइप का मटेरियल से बना हुआ है वो उस हिसाब से, जैसे मान लो एक ब्लैक कलर का कपड़ा जब पहनते हो या व्हाइट कलर का टी शर्ट पहनते हो, तो ब्लैक वाला ज्यादा गर्मी लगता है या व्हाइट वाला? ब्लैक वाला। तो जब भी गर्मी में तुम ब्लैक पहन के निकलो, मम्मी थप्पड़ मारती है, क्या ब्लैक पहन के बाहर जा रहा है? तो इसलिए ब्लैक, क्योंकि ये ज्यादा लाइट अब्सॉर्ब करता है, इसलिए वो सारे लाइट्स जो अब्सॉर्ब कर लेता है, इसलिए वो ब्लैक दिखता है, कम रेडिएट कर, रिफ्लेक्ट करता है, सॉरी। तो इसलिए अब्सॉर्ब करेगा तो तुम्हारे बॉडी को वो फिर हीट ट्रांसफर करेगा, तुमको गर्मी लगेगी। लेकिन व्हाइट जो होता है, व्हाइट क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट कर देता है मोस्ट ऑफ द लाइट। इसलिए इसका जो किस चीज से बना है, क्या कलर है उसका, वो मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक। तो यही चीज हम फायदा उठाते हैं कि हम जानते हैं कि ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट जो है गर्म होता है, ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, और व्हाइट कलर का या फिर, तो हम जान सकते हैं कि ऐसा कलर का बॉडी क्या करेगा, ठीक है? तो हम इसको फिर इस प्रॉपर्टी को यूज करके मेजर करते हैं टारगेट को, उसके प्रॉपर्टीज को जानने के लिए, उसके क्या क्या फीचर्स। इतना समझ में आया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मिल गया तुमको, समझ में आ गया? हाँ सर।
ठीक है, किसी को कुछ भी डाउट अभी तक जो पढ़ाया? कोई भी? हाँ नहीं, जिसको डाउट नहीं है नहीं बोलो, जिसको डाउट है वो हाँ बोलो। नहीं सर। ओके नहीं सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है ये देख लो। तो रेडिएशन जो होता है, कोई कोई देखो, सारे फिजिकल क्वांटिटीज जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल से चलते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर प्रिंसिपल मतलब हम बोल नहीं सकते कि फोर्स को हम ऐसा लगा देंगे वैसे आ जाएगा, ऐसे ग्रेविटी हमारा ऐसे क्यों नहीं खींच रहा है, ऐसा क्यों नहीं खींच रहा है, ऐसा कि बॉडी के सेंटर ऑफ मास की तरफ क्यों खींच रहा है, वो तिरछा क्यों नहीं खींच रहा है दूसरे बॉडी को, बड़ा बॉडी छोटे बॉडी को क्यों खींच रहा है, छोटा बॉडी बड़े बॉडी को क्यों नहीं खींच रहा है। तो हर चीज एक प्रिंसिपल से चलता है। तो रेडिएशन का भी एक प्रिंसिपल होता है और उसके कुछ सोर्सेस होते हैं। ठीक है, इस हिसाब से कुछ कुछ टर्म्स है जो थोड़ा सा देख लो, बहुत बड़े बड़े टर्म्स लग रहे हैं लेकिन अभी सिंप्लीफाई करता हूं। तो रेडिएंट एनर्जी, पहले तो जो टर्म तुमको पता है उस पर फोकस करो। एनर्जी पता है सबको? हाँ सर। है पता है? तो अभी तुम अगर मतलब देखोगे रेडिएंट मतलब क्या है, रेडिएंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नया वर्ड हो सकता है। तो देखे होगे कभी भी मतलब कोई मतलब एड वर्ड में देखोगे कोई एक्ट्रेस होती है, नया क्रीम लगा के आती है, वो बोलते वाह कितना रेडिएंट फेस है तुम्हारा वगैरह वगैरह, इसको लगाइए। रेडिएंट मतलब होता है कि कुछ वहां से रेडिएट हो रहा है। रेडिएट मतलब कि अगर हम लोग कभी कैंपिंग करे होगे, तुम लोग कोई आग के पास ठंड के टाइम पे आग जला के बैठे होगे, तो तुम बैठे हो यहाँ पे देखो इनके हाथ पांव में ये फील कर रहे हैं कुछ टेम्परेचर, हीट कुछ फील कर रहे हैं। तो ये जो फील कर रहे हैं हीट, वो क्या हो रहा है, अगर मान लो एक गर्म लोहा का ऑब्जेक्ट है, इसको पूरा गर्म कर दिया, तुम उसको छुओगे तब ना गर्मी लगेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, वो कंडक्ट कर रहा है तुम्हारे बॉडी में हीट। लेकिन रेडिएशन में क्या होता है, वो तुमको छूने का जरूरत नहीं है, कि तुम्हारे पास ये हीट वेव्स भेज रहा है। तो वो क्या होता है, उसको बोलते हैं रेडिएशन। और जो एनर्जी हमको मिल रहा है उसको बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। तो फिजिकल एनर्जी जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वजह से, उसको बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। तो कोई भी एनर्जी है उसको तो हम मेजर करते हैं किसमें, जूल्स में। ठीक है, अब रेडिएंट फ्लक्स क्या होता है, या फिर उसको पावर भी बोलते हैं। रेडिएंट का मतलब समझ गया, जो कुछ रेडिएट कर रहा है, कुछ भी वहां से निकल रहा है, रेडिएट कर रहा है। फ्लक्स मतलब क्या होता है? फ्लक्स को हम अगर सिंपली देखें तो तुम यहाँ पे एक दरवाजा ले लो, ठीक है, ये एक रूम है इसके अंदर, ठीक है। अब यहां से कितना आया कितना गया, ये है सिंपली फ्लक्स। मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन एक एरिया से, इस एरिया से कितना आया कितना गया, बस। तो अगर हम यहाँ पे जो देख रहे थे कि यहाँ पे अगर हम देखें, ये देखो ये एक कैंडल है, कैंडल भी चारों तरफ डायरेक्शन में लाइट दे रहा है, लेकिन हम मेजर करेंगे कि इतने एरिया में वो कितना लाइट रेडिएट कर रहा है। इसको अगर मेजर करेंगे पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने फोटोन्स यहाँ से गुजर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रेडिएंट फ्लक्स या फिर पावर, मतलब एनर्जी पर सेकेंड। तो एनर्जी पर सेकेंड मतलब क्या है, जूल्स पर सेकेंड, इसको बोलते हैं वॉट, जो कि पावर का यूनिट है। समझे? तो रेडिएंट फ्लक्स या फिर पावर हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, इररेडियंस। तो इररेडियंस भी वही है कि ये जो आ रहा है एनर्जी, तो हम देखते हैं कि एक सरफेस अगर हम लेंगे, अगर मान लो एक यूनिट एरिया, यूनिट मतलब होता है 1, तो 1 मीटर स्क्वायर हो गया, 1 cm स्क्वायर हो गया, 1 मिलीमीटर स्क्वायर हो गया, 1 किलोमीटर स्क्वायर हो गया। तो यूनिट मतलब 1, ठीक है। और कोई भी एरिया, लेकिन और यूनिट टाइम 1 सेकेंड, 1 डे, 1 मिनट, कुछ भी ले। तो इतने एरिया में सपोज हम फॉर एग्जांपल 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में, ये इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, और 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना एनर्जी आके गिर रहा है,
ठीक है, उसको बोलेंगे हम इररेडियंस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जूल्स तो था ही एनर्जी, एनर्जी है, आ रहा है, क्या हो रहा है, सेकंड पे मतलब टाइम, कितने टाइम में हो रहा है, फिर कितने एरिया में हो रहा है, तो जूल्स पर सेकंड स्क्वायर मीटर। और जूल्स पर सेकंड को क्या लिख सकते हैं, वॉट लिख सकते हैं, वॉट, वॉट पर स्क्वायर मीटर, यानी वॉट पर स्क्वायर मीटर। अब एक नया टर्म है स्पेक्ट्रल रेडियंस। ये समझ में आ गया रेडियंस और इररेडियंस में डिफरेंस। हाँ सर। यहाँ बहुत गलती करते हैं लोग, तो इसको अच्छे से समझो, नहीं समझ में आ रहा तो बताओ, मैं फिर से कोई और तरीके से समझूं। समझ में आ रहा है सबको? सर वो जो इरेडियंस है थोड़ा फिर से। इररेडियंस, हाँ चलो, रेडियंट समझ में आ गया। हाँ सर। रेडियंट क्या होता है, रेडियंस होता है एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से बस एनर्जी निकल रहा है, इतना हमको पता है, तो ये होता है रेडियंस, खत्म। अब हम मान लो हम जानना चाहें कि ये जो चारों तरफ जो एनर्जी स्कैटर कर रहा है, बस हमको इंटरेस्टेड इतने एरिया में हमको जानना है, ये जो टोटल एरिया है, मान लो हम एक 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लिए, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया से 1 सेकंड में कितना एनर्जी पास हो रहा है, उसको बोलेंगे इररेडियंस। जैसे मान लो तुम आग वाला जो एग्जांपल रहा, यहाँ पे अगर तुम अपना हाथ का एरिया एक ले लो, ठीक है, और हाथ को उसके सामने, आग के सामने ऐसे पाम खोल के रखे रहो, तो कुछ देर बाद क्या होता है, हाथ पूरा गर्म हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि उस तुम्हारे हाथ का जो एरिया है वहां पे बार बार वो एनर्जी ऐसे आके टकरा रहा है और तुमको एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, ये एनर्जी और तुम्हारा हाथ एक्यूमुलेट करता जाता है, तो हाथ कितना ही एक्यूमुलेट कर पाएगा, जितना उसका एरिया है हाथ का। तो हाथ के तुम्हारे एरिया में हर सेकंड, 1 सेकंड के अंदर कितना अमाउंट ऑफ, कितना यूनिट एनर्जी जनरेट हो रहा है, मतलब ये आग के वहां टकरा रहा है, उसको बोलते हैं इररेडियंस। समझे? नहीं समझे तो सर। बताओ फिर। समझ गए पक्का? यस सर। ठीक है, रेडियंट एनर्जी समझ में आ गया, रेडियंट फ्लक्स समझ में आ गया, और इररेडियंस। तो ये स्पेक्ट्रल और रेडियंस जो है, ये रेडियंट एनर्जी हो गई, ये रेडियंस जो है, ये दोनों स्पेक्ट्रल रेडियंस और नॉर्मल रेडियंस जो है, वो दोनों वही है इररेडियंस, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक वर्जन। इररेडियंस क्या होता है, अगर हम एक, मान लो हमारे जो सनलाइट, मान लो हम धूप में बैठे हैं, हमारे पास सारा पूरा एनर्जी आ रहा है, तो माइक्रोवेव से लेके कहां तक, गामा वेव्स तक, सारा एनर्जी हमको मिल रहा है हमारे बॉडी पे। तो हम अगर जानना चाहें कि हम सिर्फ माइक्रोवेव में इतने, हमारे पूरा हाथ में, जो अभी हाथ का एग्जांपल दिया, कि सिर्फ हमको जानना है माइक्रोवेव कितना आ रहा है, माइक्रो, गामा, रेडियो, विजिबल, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट सब आ रहा है, लेकिन हमको जानना है सिर्फ माइक्रोवेव कितना आ रहा है 1 सेकंड में, तो उसको हम बोलेंगे स्पेक्ट्रल रेडियंस। ठीक है, और यहाँ पे एक टर्म है देखो, सॉलिड एंगल, और ये जो रेडियंस पे आते हैं, सॉलिड एंगल किसको बोलते हैं, नॉर्मल अगर हम देखें तो ये अगर ट्रायंगल है तो इसके बीच में ये एंगल, लेकिन अगर हम एक 3D फिगर बना दें, मान लो एक ऐसे टेंट है, टेट्राहेड्रॉन है, सिलिका का टेट्राहेड्रॉन है, इसके ये जो एंगल है वो कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा एंगल, इसको बोलते हैं 3D एंगल को सॉलिड एंगल बोलते हैं, बस और कुछ नहीं। तो हम जानना चाहते हैं कि इतने, सिर्फ पूरे हाथ का हमको नहीं जानना है, हमको जानना है कि मेरे इस वाले उंगली में कितना आ रहा है, सिर्फ इतना एरिया में कितना आ रहा है। तो जब पर्टिकुलर एरिया होता है तो उसको रेडियंस बोलते हैं, और पर्टिकुलर वेवलेंथ होता है तो स्पेक्ट्रल बोलते हैं। समझ में आ गया? यहाँ पे देखो IR हटा दो, यहाँ पे भी रेडियंस है, रेडियंस है, रेडियंस है। जब IR होगा तो एरिया होगा और टाइम होगा, जब उसमें स्पेक्ट्रल लग जाएगा तो पर्टिकुलर वेवलेंथ में होगा, स्पेसिफिक वेवलेंथ में, और जब कुछ नहीं लगा होगा, सिर्फ रेडियंस होगा, तो पर्टिकुलर सॉलिड एंगल में। समझ में आया इतना?
तो स्पेक्ट्रल रेडियंस और रेडियंस में क्या फर्क है, एक बार बताइए। स्पेक्ट्रल रेडियंस और रेडियंस में हाँ सर। देखो, तुम अभी भी स्पेक्ट्रल टर्म सुनो, ठीक है? तो जैसे ये एग्जांपल दे रहा तुम्हारा ये आग वाला, तो मान लो तुम्हारे हाथ है, ये पाम है तुम्हारा, मुझे जाना है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टोटल जो तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितना भी रेडिएशन है, ये हीट में जितने भी स्पेक्ट्रम है, वो गामा एक्सरे से लेके माइक्रोवेव रेडियो वेव तक सब कुछ आ रहा है हाथ में। कितना समझ में आया? अब मुझे सिर्फ जानना है कि माइक्रोवेव कितना आ रहा है या एक्सरे कितना आ रहा है मेरे हाथ में। मतलब जानना वही है कि इतने एरिया में और एक सेकंड में जानना है एनर्जी कितना आ रहा है, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनर्जी जानना है, समझे? तो उसको स्पेक्ट्रल रेडियंस बोलते हैं, ओके सर। समझे? और रेडियंस होता है कि हमको जानना है, पूरे हाथ में नहीं जानना, हमको जानना है इतने एरिया में कितना आ रहा है। हम लिमिट कर दिए उस विंडो को, इतने एंगल में जब वो रेडिएट करता है कोई भी चीज, मान लो यहाँ से रेडिएट कर रहा है, तो ऐसे एंगल में करेगा, 3 डायरेक्शन में, 4 डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में। ये जो एंगल है हम इसको लिमिट करते कि हमको बस इतना ही थोड़ा सा एरिया में जानना है, थोड़ा सा कितना लिमिट कर रहा है, उसको रेडियंस बोलते हैं। आया समझ में? अच्छा, यहाँ पर स्पेसिफिक वेवलेंथ का कोई बात नहीं है ना? नहीं नहीं, यहाँ पे स्पेसिफिक वेवलेंथ, रेडियंस में स्पेसिफिक वेवलेंथ का बात नहीं है। ठीक है। स्पेक्ट्रल रेडियंस में स्पेसिफिक वेवलेंथ का बात है। ठीक है? ठीक है। और कोई डाउट किसी को? तो आज के लिए इतना करते हैं, वरना ज्यादा वो हजम नहीं होगा तुम लोग को। तो आई होप जितना पता है ठीक ठाक समझ में आ रहा है सबको, या कुछ और कोई और तरीका कुछ चेंज करना है तो बताओ। आज पहला क्लास है, तो बाकी हम नेक्स्ट क्लासेस में कुछ इसको बेटर कर सकें, या इसी फ्लो को रहने दे ऐसे ही। फीडबैक समझ में आ रहा है ऐसे? हाँ सर। हाँ ये सर। सर सर जो हाँ, बोलो बोलो। स्मॉल सॉलिड एंगल जो लिखा है, वो मतलब स्मॉल सॉलिड एंगल का कैसे, मतलब वो स्मॉल सॉलिड एंगल समझ में नहीं है। ओके, सॉलिड एंगल तुमको समझ में नहीं आया? सॉलिड एंगल किसको बोलते हैं? जो भी हम जी सर, हाँ। जी सर, सॉलिड एंगल तो सर स्मॉल, मतलब वो जो रेडियंस आ रहे हैं वो सॉलिड एंगल का सर क्या लेंगे, मुझे समझ में नहीं है। मतलब क्या कोई मिनरल के थ्रू से पास करा रहे हैं, मतलब सॉलिड एंगल उसको तक पता नहीं चला। ये देखो, यहाँ पे ये डायग्राम दिख रहा है तुमको, कैंडल वाला। हेलो जी हेलो। हाँ, तो ये जो सर, डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे देख जी सर, सकते हो, हाँ, ये कैंडल जो है सारे डायरेक्शंस में लाइट जा रहा है, ठीक है? टोटल एनर्जी हाँ। उसका वहां जा रहा है, ठीक है? अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम मेजर कर सकते हैं, यहाँ पे भी मेजर कर सकते हैं, यहाँ पे भी मेजर कर सकते हैं कुछ एरिया में, है कि नहीं? यहाँ पे भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, वैसे ही। तो अब हम क्या कर रहे हैं, मान लो इसको 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लिए थे, और हम इसको मेजर कर रहे थे कि 1 सेकंड में इसमें कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसको हम बोल रहे थे क्या? रेडियंस, ठीक है? लेकिन अब हमको जानना है कि ये देखो यहाँ पे जो है, ये जो एंगल देख रहे हो, ये 3D एंगल, सॉलिड एंगल समझ में आ रहा है? जी। तो हम इसमें क्या होगा कि मान लो हम ऐसा भी कर सकते हैं, इस एंगल में भी कर सकते हैं, ठीक है? ऐसा भी कर सकते हैं कि नहीं मेजर? हाँ सर। तो ये वाला एंगल अलग हो गया,
तो हमको हाँ जब मतलब होगा कि हमको सिर्फ एरिया से मतलब होगा कि हम 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जितना भी कोई भी एंगल बनाए, वो अगर हम यहाँ पे मान लो इस जगह पे हम एक फिल्म लगाए, ठीक है, जी और ये 1 मीटर स्क्वायर का हो सकता है कि नहीं, क्योंकि ये 1 मीटर स्क्वायर का है। अगर हम इस जगह पे लगा और यहाँ पे इस सरफेस में नहीं लगा, क्या बोलना चाहता हूँ, समझ में आ रहा है? जी सर। तो मान लो यहाँ पे हमारा एक स्कैनर है या सेंसर है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया है इस रेक्टेंगल का, ठीक इसी को हम लोग यहाँ पे अगर मतलब ये क्या, लेकिन इसका सर्कल क्या है, इसका सर्कल थोड़ा बड़ा है सेकंड वाले का जो मैंने बनाया है, तो ये इसका एरिया ज्यादा होगा यहाँ पे सरफेस पे। हाँ। लेकिन मेरे को जानना है कि 1 मीटर स्क्वायर में ही एरिया में ही मेरे को जानना है, और मेरे पास लेकिन एनर्जी है पूरा इतना बिखरा हुआ यहां से लेके यहां तक। तो मैं क्या करूंगा, उसको पास मूव करूंगा, अपने सरफेस को यहां लेके आऊंगा जहां पे वो 1 मीटर में ही उतना एनर्जी लाएगा। जी जी समझे? तो जब हम जी सरफेस सर। को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि हमको 1 मीटर स्क्वायर एरिया में ही चाहिए, चाहे वो जितना भी सॉलिड एंगल हो या जो भी हो, तो उसको इरेडियंस बोलेंगे। हम सरफेस 1 मीटर स्क्वायर को इंफोसिस दे दें, ठीक है, लेकिन हमको चाहिए कि वो इतना ही एंगल, इसी एंगल पे हमको चाहिए, इस एंगल पे इस जगह पे कितना हो रहा है, इस जगह पे कितना हो रहा है, इस जगह पे कितना हो रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे जो सरफेस है, इसका सरफेस, इसका सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया सब बढ़ते जा रहा है, लेकिन ये एंगल तो सेम है। जी सर। जी तो हम जब सॉलिड एंगल पे इंफोसिस देंगे तो उसको बोलेंगे रेडियंस। आया समझ में? जी सर। चलो, और कोई कुछ, बाकी जो होगा कल देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और कोई कुछ होगा डाउट तो कल के लिए रखो। बाकी कल यानी नेक्स्ट क्लास, होपफुली कल क्लास करें तो थोड़ा कोई लिखते रहना, कुछ भी नोट वोट बनाते रहना तुम लोग, सही रहेगा। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू, हैव अ गुड इवनिंग। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके सर। Yes.